नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो होता है उसको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इसको बांट लेते हैं 3 भागों में। ठीक है, कैसे? देखो, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इसको 3 भागों में बांट लेंगे। एक तो बांटेंगे हम लोग विधायी शक्तियाँ, विधायी संबंध। देखो, क्योंकि संबंध की बात करते हैं ना, तो विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध। ये शासन कैसे लिखा जाएगा यार? हाँ ठीक है, वही सही है। ये पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, प्रशासनिक संबंध। और ये तीसरा क्या है? वित्त संबंध। वित्त संबंध। देखिए, अगर आर्टिकल की बात हम लोग दोस्तों करें तो आर्टिकल इसमें पढ़ेंगे। देखो, हम लोग कल जो पढ़ लिए थे, कल क्या पढ़ लिए थे? 244 पढ़ लिया था हम लोगों ने। ठीक है, 244 पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम लोग 244 से 255। ठीक है, 256 से 263, और ये है 264 से 293। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या कि सर भाग कौन सा पढ़ा रहे हैं? तो देखिए, ये भाग 11 के अंतर्गत आता है, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 11। ये भी भाग 11 के अंतर्गत ही पढ़ेंगे हम लोग। दरअसल इनको 2 भागों में बांट लिया है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग 3 क्लासेस में इसको कवर करेंगे, है ना। और ये भाग 12 में है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर भाग क्या होता है? भैया, संविधान में भाग है ना 22, तो उसी के अंतर्गत हम लोग एक एक भाग को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। चलिए, अब हम लोग राज्य के संबंध जो है, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाग 11। ठीक है, भाग 11 पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत में जो है वो व्यवस्था कैसी है। तो भारत में जो है, भारत में कैसी व्यवस्था है? भारत में संघीय शासन प्रणाली है। भारत में क्या है? भारत में संघीय शासन प्रणाली, संघात्मक व्यवस्था। भारत में कैसी है? संघीय शासन प्रणाली। ये चीज़ समझो। भारत में क्या दोस्तों है? भारत में संघीय शासन प्रणाली है। मतलब क्या है? संघात्मक शासन। ठीक है, संघात्मक शासन, फेडरल सिस्टम बोलते हैं इसको। अब पहले तो आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि संघात्मक व्यवस्था जो संघीय शासन प्रणाली ये कहाँ से ली गई है। देखो, संविधान में हर चीज़ कहीं ना कहीं से, मतलब लगभग कहीं ना कहीं से चीज़ें ली गई हैं। जो अच्छी लगी उनको ग्रहण कर लिया। ये तो हमेशा, ये तो होता ही रहता है और होना भी चाहिए। जो चीज़ अच्छी लगी उसको ग्रहण कर लो। ठीक है, तो ये कनाडा से क्वेश्चन बन जाएगा। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से ये लिया गया है। ठीक है, कनाडा से और भी चीज़ें ली गई। तो संघीय शासन प्रणाली ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, देखो, संघीय शासन प्रणाली क्या होता है? संघीय शासन प्रणाली होता क्या है ये समझो। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर संघात्मक या संघीय शासन प्रणाली, और यहाँ पर देखा, यहाँ पर कितनी जगह बच रही है यार, इसको नीचे थोड़ा लिखो भाई। देखिए, आप लोग वीडियो देखते नहीं है पूरा, और पता नहीं क्यों एक घृणा के तौर पर देखते हैं कि जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। मुझे पता है कि यहाँ तक भी कोई नहीं पहुँचा होगा जहाँ तक मैं यहाँ से मेरी बात बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो, संघीय शासन, नहीं ऐसे नहीं लिखा जाएगा, शासन प्रणाली। ठीक है, और एकात्मक, ये 2 चीज़ समझ लो। ये क्या होती है एकात्मक प्रणाली? देखो दोस्तों, जो संघीय शासन प्रणाली होता है ना, इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। जो शक्तियाँ होती है ना, इनको आपस में बांट देते हैं केंद्र और राज्य में। तो देखो, संघीय शासन में क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। शक्तियों का बंटवारा हो जाता है भाई, किसमें? केंद्र और राज्य में। हालांकि पावरफुल केंद्र रहता है भाई। जैसे कि बहुत अच्छा परिवार आपने देखा होगा, जो पढ़ा लिखा परिवार होगा, उसमें क्या होता है कि कुछ शक्तियाँ जो हैं बच्चों को दे दी जाती हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सारी शक्तियाँ दे दी जाएंगी। पावरफुल कौन रहेगा? पावरफुल तो दादाजी या पिताजी ही रहेंगे, या माताजी ही तो रहेंगी, है ना। ऐसा समझो।
अब एकात्मक में क्या है, एकात्मक में क्या है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहाँ के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, कहते हैं यार मेरा तो मतलब मैं तो अपने मन का कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ना किसी से मिलना, ना बाहर घूमना, ना कहीं टहलना, ठीक है। तो वो एकात्मक शासन हो गया। जैसे कि यहाँ पर आप समझो कि सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, सारी शक्तियाँ जो होती हैं ना केंद्र के पास होती हैं। इसका उदाहरण आप सोचो कौन हो सकता है, तो पड़ोसी देश अपना चीन हो सकता है, चीन है, ठीक है, अमेरिका भी है, और भी कई देश है, ठीक है, फ्रांस वगैरह। तो ये अपना भारत आता है इसमें। तो क्या हो गया कि जो संघीय शासन जो प्रणाली है दोस्तों, उसमें तो ठीक है भाई, कुछ शक्तियों का मतलब बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई बच्चों को, आप जो चाहे वो पढ़िए, जिससे चाहे उससे मिलिए, ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ घूमिए, लेकिन एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट किसके पास रहेगी, वो पिताजी के पास रहेगी या दादाजी के पास रहेगी। तो ऐसे समझ लो, ये जो संघात्मक व्यवस्था होती है ये भारत राज्य की है, भारत देश की है। और जो सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, मतलब क्या कि वहाँ के बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल समझ लो कि बर्बाद, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते हो अपने मन का। तो वो केंद्र हो गया, है ना। चलिए अच्छा, अब इस आगे हम लोग जो चलते हैं उसके देखते हैं जो, तो हम लोग आज विधायी संबंध पढ़ लेंगे, ठीक है, विधायी संबंध, इसको रफ करते हैं। अच्छा एक बात तो सोचो, शक्तियों का बंटवारा तो किया गया है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया, ये सोच लेना, ये नोट करके लिख लो भाई आप अलग। न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है कि राज्य कुछ और फैसला कर रहा है, केंद्र कुछ और फैसला कर रहा है, सबके अलग अलग अधिकार दे दिए गए, ऐसा नहीं होता है। बंटवारा नहीं है। जो न्यायपालिका है ना वो स्वतंत्र है, वो किसी के, पहली बात तो किसी के तो अधिकार में है नहीं वो, तो वो स्वतंत्र है। तो जितनी भी शक्तियां हैं उसमें न्यायिक शक्तियों को छोड़कर बाकी शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया है, लेकिन न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं हुआ। ये आप ध्यान रखिएगा नोट करके कि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है कि इस राज्य मतलब इस राज्य का फैसला कुछ और होगा, केंद्र का कुछ और होगा, इनके हक में कुछ और है, मतलब समझ रहे होंगे आप। तो ये न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है। तो इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं। इसको रफ करो पूरा में, आप लोग समझ गए होंगे ना पूरी बात। तो ओवरऑल इसको 3 क्लासेस में ख़त्म करेंगे। आज माइक मैंने छोटी लगाई है, हालांकि छोटी वाली माइक में जो है इसका तार छोटा है, उसमें आवाज़ आपको अच्छी लगती होगी, लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ाने में, क्योंकि इसका तार जो है छोटा है, तो हाथ वगैरह सही से चलाना पड़ता है, वरना पता लगा कि ये मोबाइल ही गिर जाए, नया फ़ोन लिया है गिर जाए पता लगे, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग देखते हैं। आज हम लोग क्या देखते हैं, विधायी शक्तियाँ, मतलब कानून बनाने के संबंध में जो शक्तियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हैं, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध, ठीक है। तो हेडिंग क्या है, केंद्र राज्य, यहीं पे लिख लो यार, केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंध, ठीक है, संबंध। देखो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध है, ये कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, आर्टिकल 245 से 255 तक इसका वर्णन है। लेकिन हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, उन आर्टिकल को नहीं देखेंगे जिन पर कभी क्वेश्चन ही नहीं बना, ना ही बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियाँ, अब आर्टिकल अगर 245 की तरफ देखें, यहाँ पर देखो आर्टिकल 245 में पहले स्टार्ट करते हैं। 245 इसमें 2 प्रकार के शक्तियों की बात की गई, एक तो क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, और दूसरी क्या है, विषय के आधार पर। दूसरा विषय के आधार पर, तो 2 मतलब शक्तियों के बारे में बात की गई है, एक तो क्षेत्र के आधार पर, दूसरा विषय के आधार पर। मार्कर चेंज करो भाई, अब देखो, अरे यार देखो यहाँ पर देखो, क्षेत्र के आधार पर पहले देखेंगे हम लोग। तो क्षेत्र के आधार पर क्या है कि जो संसद है ना, यहाँ पर समझाने वाली बात है, समझ लो। संसद जो है वो भारत राज्य के संपूर्ण क्षेत्र पर या किसी भी भाग पर कानून बना सकती है, ये संसद को अधिकार है, ये समझे। कोई भी कानून का मतलब समझते हैं, नियम, ठीक है। देखो संसद जो होती है, और संसद क्या होती है भाई, संसद क्या होता है, राज्यसभा, लोकसभा और क्या, राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है, पता होना चाहिए आपको, मैंने बताया आपको। तो देखो संसद जो है वो संपूर्ण भारत राज्य के क्षेत्र या किसी एक भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। ये तो संसद के बारे में बात हो गई, ठीक है। संसद निर्माण कर सकती है, भैया,
और देखो नंबर 2 क्या है कि विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल भी अपने राज्य पूरे अपने संपूर्ण राज्य या राज्य के किसी एक भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। तो विधानमंडल, और विधानमंडल क्या होता है? संसद का ही छोटा भाग है विधानमंडल। अरे विधानमंडल, ये विधि तो लिखा ही नहीं मैंने। तो संसद विधि का निर्माण कर सकती है और विधानमंडल भी विधि का निर्माण कर सकती है। अब देखो विधानमंडल मतलब क्या है? किसी राज्य में विधानमंडल होती है, किसी राज्य में। तो विधानमंडल में क्या क्या आता है? विधान परिषद, विधानसभा। विधान परिषद तो हर जगह नहीं है, विधानसभा तो हर जगह है, ठीक है। तो देखो विधानमंडल जो है उसका अधिकार तो राज्य में है ना। विधानमंडल ऐसा तो है नहीं कि केंद्र में कोई नियम बना देगी। तो जो विधानमंडल है वो राज्य में संपूर्ण राज्य के लिए कोई विधि या संपूर्ण राज्य का कोई एक छोटा भाग, उसके लिए विधि का निर्माण कर सकता है राज्य, विधानमंडल, ठीक है। अब यहाँ पर विधानमंडल को चाहे राज्य को लो, इसको हम लोग केंद्र कहेंगे, इसको राज्य कहेंगे। केंद्र जो है वो विधि का निर्माण पूरे भारत में कर सकता है, पूरे भारत, संपूर्ण भारत में कर सकता है, या कोई भी क्षेत्र के लिए, कोई भी छोटे से भाग के लिए निर्माण कर सकता है। ये उसके पास अधिकार है। एक संसद के पास अधिकार और होता है। संसद के पास जो अधिकार होता है वो भारत के बाहर भी विधि का निर्माण कर सकता है, निर्माण कर सकती है। संसद निर्माण कर सकती है, ठीक है। देखो समझो, भारत के बाहर, अरे देखो ये मिट गया। अब आपके समझ में नहीं आया होगा कि सर भारत के बाहर कैसे निर्माण हो जाएगा। देखो जो भारत से संबंधित कोई मामले हैं, ठीक है, तो उस पर कोई कानून बना सकती है केंद्र। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश, प्रिय उत्तर प्रदेश, ठीक है, कोई कंपनी है और ये कंपनी कहीं जाके बाहर चाइना वगैरह में या अमेरिका वगैरह में ये इसकी ब्रांच खुल गई है। तो भैया इनका टैक्स लगाना, कितना टैक्स होगा, कितना भारत को दोगे, ये सब निर्माण कौन करेगा? वो सब संसद ही तो कहेगी कि कितना टैक्स लोगे, कितना मूल्य रखोगे, क्या क्या नियम हैं, वो सब कौन करेगा? तो भारत राज्य के क्षेत्र के, भारत के बाहर भी जो भी क्षेत्र हैं, उन मतलब मामले हैं, उन पर भी संसद कानून बना सकती है। बस वो मामला भारत से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाइना के अंदर कोई नियम बना दो, मौलिक अधिकार में वहाँ के कुछ परिवर्तन कर दो, ऐसा नहीं है। जो भारत के मामले से संबंधित है उस पर वो कानून बना सकती है। अच्छा एक बात और समझो, अपवाद है कुछ, अपवाद तो हर जगह होते हैं भाई। तो अपवाद देखो, अपवाद 3 अपवाद देखेंगे हम लोग इसमें। नंबर 1 कि देखिए जो मैंने कल आपको बताया था अनुसूचित क्षेत्र, तो अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि लागू करेगा कि नहीं करेगा। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, अनुच्छेद लिख दिया, क्या लिख रहा हूँ यार। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल पर डिपेंड करता है, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, लागू होगा। नंबर 2 देखो, तो जनजातीय क्षेत्र है इस पे तो लागू ही नहीं होगा। वो तो लागू होगा तो बहुत ही फेरबदल करके, बहुत ही मतलब अपवाद के रूप में होगा। तो जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होगा। और तीसरा देखो, कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो कानून बनाए। तो देखो राष्ट्रपति, ये दिख रहा है ना, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, और दादर नागर हवेली और दमन दीव, तो एक हो गए ना अब दमन दीव। तो इनके लिए क्या कर सकता है भाई, देखो मैं बोल रहा हूँ तो उसको भी लिख लीजिएगा, मैं इतनी राइटिंग नहीं बना सकता, ठीक है, राइटिंग में नहीं बना क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर। तो देखो राष्ट्रपति के द्वारा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली के, तो इसमें जो है राष्ट्रपति के द्वारा कानून बनाए जाएंगे वहाँ के अच्छे प्रशासन के लिए, अच्छी उन्नति के लिए, उनके हित के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कानून बनेंगे ना वो यहाँ पर लागू नहीं होंगे। ये अपवाद का मतलब ये है, जो ये जो कानून बना रहे हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होंगे, ठीक है। लागू होंगे तो बहुत ही अपवाद के रूप में लागू होंगे। तो ये आपसे पूछ सकता है किस किस जगह नहीं होंगे। तो इसको मैं रफ करूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्षेत्र के हिसाब से देख लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे विषय के हिसाब से। अब देखो विषय के हिसाब से क्या देखेंगे, वो देखेंगे आर्टिकल 246।
आर्टिकल 246 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 246 ये कहता है कि विषय के आधार पर केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो विषय के आधार पर जो है, आधार पर शक्तियों का बंटवारा जो है 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। देखो 3 सूची कौन कौन सी हैं? 3 सूची कौन कौन सी मैंने आपको बताया था। देखो, संघ सूची है, समवर्ती सूची है, नहीं राज्य सूची रखो, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती में कितने विषय हैं। तो देखो 100 विषय हैं, इसमें 61 विषय हैं, इसमें 52 विषय। पहले कितने थे? पहले इसमें थे 97 और इसमें थे 66 थे, लिख लो थे, और इसमें थे 47 थे। अब देखो यहाँ पर जो 100 कर दिए गए वो अभी भी एक काउंटिंग देखें तो 97 ही है, लेकिन का खा गा करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें अब ये जो विषय हैं, अब यहाँ पे समझो, जो संघ सूची का विषय होता है उस पर सिर्फ केंद्र का अधिकार होता है। अब यहाँ पे संघ सूची के मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन राज्य सूची में कभी कभी हस्तक्षेप करता है, अभी देखेंगे हम लोग। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। समवर्ती सूची में दोनों की, जैसे शिक्षा है समवर्ती सूची में है। ठीक है, अब संघ का मामला जैसे कि जो संघ, अरे ऐसा समझो, जो केंद्र की नौकरियां होती है वो इसमें मामले हैं, जो राज्य की नौकरियां हैं वो इसमें मामले हैं। ठीक है, तो राज्य सूची में जैसे पुलिस का विषय हो गया। ठीक है, देखो जैसे कि नागरिकता संशोधन वो किसमें आएगा? इसमें संघ सूची में आएगा। देखो विषय तो 97 विषय आपको नहीं बताएगा कोई। ठीक है, विषय 97 है, तो विषय क्या आप 97 याद करेंगे क्या? ये कॉमन सेंस होना चाहिए, आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद रहेगा ये चीज़। ठीक है, तो देखो ये बताया गया है कि सूची में बांटी गई है, सूचियाँ को बांटी गई हैं। तो सूची को जो बांटी गया है उसमें 100 संघ के 100 विषय हैं संघ सूची में, जिसपे जो कानून है वो केंद्र बनाएगा, और 61 विषय हैं राज्य सूची में, जिसपे कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52, जिसमें कौन कानून बनाएगा? समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र जो है दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक है, समझो। अच्छा, नोट करके लिख लो, ये जो तीनों, नोट करके लिख लो, तीनों जो अनुसूची है ना, तीनों अनुसूची का जो वर्णन है ये किसमें है भैया? तो ये अनुसूची 7 में वर्णन है। 7 में अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अनुसूची, तीनों अनुसूची का वर्णन जो है अनुसूची 7 में किया गया है। इसका वर्णन मतलब जो तीनों अनुसूची में जो विषय हैं तो उसका वर्णन किसमें है? अनुसूची 7 में किया गया है। ठीक है, समझ गए? 7 में किया गया है, ये आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश जो होता है, केंद्र शासित प्रदेश के जो सभी विषयों पर कानून, इसी में लिख लो। ठीक है, केंद्र शासित ऐसे रखो यार ना, ये तार जो है हिल जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के लिए सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद के पास यानी केंद्र के पास है। ये भी ध्यान रखिए, संसद के पास है। ठीक है, देखो अब देखो, कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार है, वो हम लोग देखेंगे अब अनुच्छेद के हिसाब से। कुछ ऐसा तो देखो, राज्य सूची में किसका अधिकार है? राज्य का अधिकार है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में राज्य सूचियों के जो विषय हैं, राज्य सूची के जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और ये देखते हैं कैसे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कहाँ तक पढ़ा हमने? अच्छा ये बात तो सोचो, अभी एक चीज़ और है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो तीनों सूची में कोई विषय नहीं है,
जैसे कि संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, इसमें सारे विषय रख दिए गए। लेकिन जब ये कानून का निर्माण हुआ था, जब संविधान बना था, तब ऐसी चीज़ नहीं थी कि ऐसा भी कोई एक क्राइम हो जाएगा जिसका मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं है, तो उसको किस में रखेंगे, जैसे उस पर किस पे, जैसे कि कोई भी कानून हो, सारे विषय राज्य सूची में आ गए, कुछ विषय केंद्र संघ में आ गए, कुछ विषय संमति सूची में आ गए। ये सब कुछ उस समय की बात है जब कानून बन रहा था। लेकिन समय के साथ साथ हालात बदलते हैं, तो ऐसे भी विषय हैं जिनका वर्णन इन तीनों सूचियों में नहीं है, तो उस पर कौन बनाएगा कानून। तो उस पर देखो, जो विषय तीनों सूचियों में नहीं है, उन पे कानून संसद बनाएगी, केंद्र बनाएगा। जैसे साइबर क्राइम, भाई जैसे साइबर क्राइम, किसी का वीडियो आपने जो है वो कर लिया, वीडियो शूट कर लिया और पब्लिश कर दिया, ठीक है, या फिर आपका चैनल हैक हो गया, ठीक है, और आपका जो है आपकी वेबसाइट को हैक कर लिया गया, तो ये सब साइबर क्राइम जो है किस में आ जाता है, वो इसमें आ जाता है। तब ऐसा कुछ था नहीं, है ना, तब कहाँ ऐसा था, कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, है ना। आगे आने वाले फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ें बदलेंगी 50-60 सालों में, 100 सालों में, वो हम लोगों ने भी कभी नहीं सोचा है। हालांकि हम लोगों में से कोई रहेगा भी नहीं, 100 साल बाद कौन रहेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अब देखो, कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं दोस्तों, जिसमें क्या होता है, केंद्र को अधिकार मिल जाता है कि वो कानून बनाए राज्य सूची में। तो अनुच्छेद ये 248 में है, 248 के हिसाब से है ये, और 249 हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखो, अगर राज्यसभा, ये राज्यसभा के पास ही है, ठीक है, अगर लोकसभा में नाम नहीं ले रहा तो लोकसभा से मतलब नहीं है। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से, ठीक है, ये संकल्प पारित कर दे कि भैया राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ये जो है बहुत ही जरूरी है, तो संसद को ये अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषय में कानून बनाए। लेकिन वो कानून कब तक रहेगा, 1 साल तक रहेगा कानून, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा कि मतलब हमेशा के लिए बन गया, 1 साल तक रहेगा। उसके बाद जब ये 1 साल के बाद फिर अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दे, फिर हो जाएगा, फिर 2/3 बहुमत से पारित कर राज्यसभा, लोकसभा नहीं, राज्यसभा के पास अधिकार होता है, ठीक है, वो पारित कर दे, फिर ये जाएगा, फिर 1 साल के लिए बढ़ जाएगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। तो समझो, यहाँ पर मैं ब्लैक से लिखता हूँ, देखो कि यदि मान लीजिए राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहिए, ठीक है, तो बना देगी कौन, संसद। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बना देगी। 1 साल तक रहेगा ये, 1 साल तक मान्य होता है ये, 1 साल तक मान्य होता है, ये 1 साल तक मान्य होता है, हमेशा के लिए नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये हमेशा के लिए नहीं होगा, ये 1 साल तक मान्य होता है। अब देखो, राज्य सूची मतलब ये कौन, अरे ये सब मिट क्यों जाता है, देखो मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, देखो कि अगर राज्यसभा में कोई भी ऐसा लगे कि किसी राज्य के लिए ये जो विषय है इस पर कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो 2/3 बहुमत से पास कर देगा, फिर वो संकल्प पारित, वो जो है प्रस्ताव पारित हो जाएगा, फिर वो संसद के पास अधिकार हो जाता है कि भैया राज्यसभा ने ऐसा कहा है, तो संसद के पास अधिकार मिल गया कि अब वो उस राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बना सकता है, बस वो 1 साल तक लागू होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये सब जितनी भी बातें बताता हूँ मैं, ये नहीं बताता हूँ कभी कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर मैं ये बताने लगा क्वेश्चन कैसे बनेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तभी मेरा वीडियो छोटा होता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो बहुत मैं कम पढ़ाता बहुत हूँ एक क्लास में, लेकिन वो मैं कम करने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसे एक लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 248 के अनुच्छेद में तहत क्या कहा गया है, 249 में क्या कहा गया है, 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है, ठीक है। ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं। और राज्य सूची के विषय पे कानून बनना है कितने साल तक रहेगा, 1 साल तक रहेगा। मान लीजिए 1 साल से ऊपर करना है तो फिर ये 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक आर्टिकल और यहाँ पर इसके तहत देखो कि आर्टिकल 250। मान लीजिए कि इस समय क्या है कि इस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय अगर कोई कानून बनाना है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय अगर कोई कानून बनाना है तो कौन कानून बनाएगा, वो राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय
के दौरान संसद कानून बनाएगी। भाई देखो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझो इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ कि राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में संसद कानून बनाएगी। राज्य सूची के जो विषय होता है ना उसके अंदर संसद कानून बनाएगी जब राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जब चल रहा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब आगे जब पढ़ेंगे। ठीक है, एक आर्टिकल है 251। आर्टिकल 251 में क्या कहा गया समझो। 251 यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, 251 देखो क्या कह रहा है, ये मैं ऐसे समझा दूँ कि देखिए जैसे अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 50 के तहत राज्य सूची में जो कानून बनाए गए हैं संसद के द्वारा और विधानमंडल के द्वारा जो बनाए गए हैं, अगर उनमें कोई टकराव होता है तो जाहिर सी बात है केंद्र के पास ही शक्ति है कि केंद्र की ही बात मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा परिवार है, कि ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके दादाजी हैं। ठीक है, आप क्या है कि दादाजी की चलती, दादाजी केंद्र हैं, ये राज्य है, ये हम लोग जनता लोग हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे लिए कोई कानून बना रहा है कोई, ठीक है, तो पिताजी मान लीजिए छुट्टी पे चले गए, पिताजी पे ऐसा चल रहा है कि इनका कोई रोल ही नहीं है, तो भैया दादाजी तो बनाएंगे। लेकिन ये ऐसा था कि इन्होंने कहा था कि आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, 4 घंटे पढ़ाई करने हैं, ये पिताजी ने कहा। आपने कहा ठीक है भाई आप अपना कानून देखो, हम तो आपके लिए कानून बनाएंगे। फिर क्या हुआ कि 4 घंटे, अब ये क्या हुआ कि ऐसी स्थिति आ गई कि ये नहीं है उपलब्ध। ठीक है, या ऐसी बात हो गई कि ये जो है मतलब बाहर गए हुए या फिर इनका जो है रोल नहीं है, तो ये कानून बना सकते हैं। कहते हैं कि आप 3 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो। तब इनमें अगर टकराव हो गया 3-4 घंटे का, तो बात किसकी मानी जाएगी भाई? दादाजी की बात मानी जाएगी, है ना। पिताजी की बात कैसे मानी जाएगी? इतनी दादाजी की बात चलेगी, है ना। तो ये सब समझो कि अनुच्छेद 251 में यही कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान या राज्यसभा के जो बहुमत से पारित हुआ है उसमें कानून बनाया गया है, और राज्य विधानमंडल का जो कानून बनाया गया है, मान लीजिए जिसमें कोई टकराव होता है तो वो संसद का कानून ही माना जाएगा, संसद का कानून ही माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसको रफ करूं, ये समझ रहे हैं ना मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ये कानून जो नियम बनाने की बात हो रही है उसकी शक्तियों के बारे में हम लोग विधायी शक्तियां पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग तो यही जान नहीं पाते कि आखिर मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, क्योंकि लोग पढ़ा क्या रहे हैं। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो मतलब आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, वरना अगर आपको इंटरेस्ट है कानून जानने में तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, आर्टिकल 252 क्या कहता है समझो। आर्टिकल 252 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर केंद्र से अनुरोध करें तब संसद जो है उनके राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से अनुरोध करे संसद कानून बना देगी। देखो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है और ये बिहार है, तो इन दोनों ने मिलकर कुछ कहा कि ऐसा करो, हमारे लिए संसद ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कृषि से संबंधित कोई कानून बना दो भाई, संसद से कह रहे हैं। तो संसद जो है कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो ये क्या करेंगे कि संसद जो है इनके कृषि के संबंधित कानून में कुछ परिवर्तन या नया कानून या कुछ भी नियम बना सकती है संसद, ये अनुरोध करेंगे तब। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और जैसे अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 253। ये क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय समझौता मान लिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय समझौतों की शर्त को पूरा करने के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। मतलब समझे, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौता हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौता हुआ है कि मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि कोई ऐसा कानून है जो राज्य सूची की जो शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, तो ये समझौता कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन करता है? वो केंद्र करता है। तो वो क्या होगा, पश्चिम बंगाल के कुछ राज्य सूची में कुछ परिवर्तन कर सकता है किसी भी विषय पर जो शर्तों को पूरा करे। ये अधिकार संसद को मिल जाता है ना। चलिए अब आर्टिकल देखते हैं
आर्टिकल 254, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि जो मैंने आपको आर्टिकल बताया था 251, उसमें कहा था कि 251 में बताया था कि 249 और 250 के तहत जो कानून बनाए गए हैं उसमें शक्तिशाली संसद का कानून होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि संसद द्वारा जो कानून मतलब सभी कानून, ऐसे समझो लिखने की जरूरत नहीं है, संसद द्वारा जो सभी कानून हैं, ठीक है, सभी, यहाँ पर 49-50 की बात नहीं हो रही, 249-250 की बात नहीं, सभी कानून बने हैं और विधानमंडल के टकराव हो रहा है, विधानमंडल से टकराव हो रहा है, तब क्या होगा? तब जो है संसद का कानून बन जाएगा। ये अनुच्छेद 254 में कहा गया है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये रखी गई है, लिखो नहीं, ऐसे समझा देता हूँ। देखो, शर्त ये रखी गई है कि मान लीजिए कोई कानून ऐसा है जो राष्ट्रपति की सहमति से बना है, किसी राज्य सूची विषय में रखा गया है, राष्ट्रपति की सहमति से बना है, तब जो है, और कानून उस पर बनाती है संसद उसी पर, तब जीत किसकी होगी? जो राज्य सूची पर विषय बनाया गया राष्ट्रपति की सहमति से, उसकी जीत होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखिएगा। लिख नहीं रहा हूँ मैं, लिखने की इच्छा नहीं हो रही। सुनो, देखो मतलब क्या है कि कोई भी राज्य सूची में विषय पर कानून बनाया केंद्र ने और राज्य ने भी, तो टकराव अगर हो गया तो केंद्र की जीत होगी। लेकिन अगर कोई भी कानून ऐसा बना है जिसकी राष्ट्रपति से सहमति मिली है, तब राष्ट्रपति से सहमति वाला जो कानून है वो ज़्यादा प्रभावी होगा, है ना, वो ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, एक बात और है, इसी जो 253 जो आर्टिकल है, इसमें ये भी कहा गया है कि जब क्या होता है, जब राष्ट्रपति शासन चल रहा होता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन चल रहा हो, तो वहाँ पर भी कानून जो है बनाने का अधिकार जो है वो किसका है? केंद्र का है। जो राष्ट्रपति, वो राष्ट्रीय आपात, ये राष्ट्रपति शासन, ठीक है, चल रहा है, तो उस पर केंद्र जो है कानून बनाएगी और केंद्र का कानून ही माना जाएगा। तो ये आपका आज जो हो गया वो पूरा हो गया विधायी शक्तियाँ। प्रशासनिक शक्तियाँ जो है वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, और वित्तीय संबंध जो है राज्य और केंद्र के बीच वो हम लोग परसों की क्लास में देखेंगे। अब कल की क्लास तो संडे है, संडे तो क्लास आती नहीं है, तो मंडे को देखेंगे हम लोग विधायी शक्तियाँ, विधायी संबंध। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दो, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को देखने के बाद शेयर किया करें, अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है।